Good morning, student. Let's we learn chapter 5 in science, coal and petroleum. In this chapter, we have learned about natural resources and जो मेन मेड रिसोर्सेज हैं उनमें उसके बारे में पढ़ेंगे एंड इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन और अनवीनीकृत प्राकृतिक संसाधन। और फिर इसके बाद में हम उन जो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता और जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मेरे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि नेचुरल मटेरियल कौन कौन से हैं और मैन मेड मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो नेचुरल में क्या आ जाएगा? ट्रीज़ प्रकृति से मिली है, ये हमने इन्हें बनाया नहीं है। और एयर हवा, लाइट सनलाइट सूर्य का प्रकाश, वाटर इसे भी हम नहीं बना सकते हैं। इसके बाद में मैन मेड मटेरियल में क्या आ जाएगा? आपका घर जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, घर हो गया, कुछ जो वस्तुएं हो गई और भोजन है, और साथ में जो भी वस्तुएं हम घर में उपयोग करते हैं इनमें से अधिकतर जो है वो मैन मेड होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ये जो नेचुरल मटेरियल है, एयर, वाटर, सॉइल यानी कि मिट्टी और मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व, ये सब जो है वो नेचुरली है, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके बाद में आप ये बताएं कि आप जो साइकिल तो चलाते हैं तो उसमें हम हवा भरते हैं, तो हवा तो नेचुरल हो गया, नेचुरल रिसोर्स। इसके बाद में जो गाड़ी, जो बाइक है या फिर 4 व्हीलर है, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये किस ईंधन से चलती हैं? इनमें क्या हम डालते हैं जिससे कि ये चलती हैं? तो आई थिंक कि आपका आंसर होगा कि डीजल या पेट्रोल। अब घरों में हम खाना बनाते हैं तो जो गैस है वो गैस कहाँ से आती है, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो उसका आंसर होगा एलपीजी, या फिर उसमें हम बायोगैस का भी यूज़ करते हैं। अब ये गैसें, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये हमें कहाँ से मिलते हैं और ये प्रकृति के कैसे स्रोत हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जिन्हें हम पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है, जिन्हें हम पुनः नवीनीकृत कर सकते हैं, और कुछ ऐसे संसाधन जिनका पुनः हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से है दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट likely be existable by human activities. एग्जाम्पल आर सनलाइट एंड एयर। प्रकृति के वे स्रोत जिनके असीमित भंडार हैं और जिन्हें कितनी भी मात्रा में हम उपयोग करें, इनके स्रोत में इनकी जो क्षमता है इसमें कमी नहीं आती। जैसे सूर्य का प्रकाश हम भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, हवा का उपयोग हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा सूर्य का प्रकाश उपयोग कर लेगा तो उसमें कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो सीमित ये ऊर्जा के या प्रकृति के असीमित संसाधन है। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसे संसाधन भी हमें प्रकृति से प्राप्त है जो कि सीमित मात्रा में होते हैं, जिन्हें हम एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, वन यानी कि जंगल और पानी इत्यादि। ये जो भी प्राकृतिक संसाधनों के नाम मैंने अभी बोले हैं, ये इन्हीं की जो भंडार है ये सीमित मात्रा में है। हमें इन्हें हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही, अनुसार ही उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में आपने देखा होगा
कि जो प्रकृति के असीमित भंडार हैं ये जो है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये अलग अलग प्रकार से पृथ्वी के नीचे भूपर्पटी में पाए जाते हैं। और ये अपने आप न तो पैदा हुए हैं न बने हैं, ये प्रकृति में बहुत अधिक ताप दाब और प्राकृतिक परिवर्तन के कारण जो पूरे की पूरी वनस्पतियाँ थी, पूरा जो जनजीवन था, वो एक आपदा या त्रासदी के बाद में नीचे दब गया। और उसके ऊपर जब मिट्टी की दूसरी परत चढ़ी तो अंदर जो अत्यधिक दाब और ताप के कारण ये जो जनजीवन था ये जीवाश्म में परिवर्तित हो गया था। और यही जो जीवाश्म है, इन्हीं फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये जो जीवाश्म है इनमें बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, अवशेष हैं। यही जो है यही धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो मृत जीव रहते हैं जैसे कि अत्यधिक ताप दाब के बाद में जो पेड़ पौधे दब गए तो वो कोयले में परिवर्तित हो गए। जो जीव जंतु थे वो मृत जीव जो थे वो उनके अवशेष वहाँ रह गए। तो ये सभी इकट्ठे क्या कहलाते हैं, दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो इन फॉसिल फ्यूल्स में इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और इन फॉसिल फ्यूल्स में हम सबसे पहले कोल के बारे में पढ़ेंगे, कोयला। अब ये कोयला वो लकड़ी जलाने के बाद में कोयला जो बचता है ये वाला कोयला नहीं है। ये कोयला जो है जिसको ज़मीन के नीचे से खोद करके माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, ये कहलाता है कोल। ये बिल्कुल आपके पत्थर के जैसे होता है, बहुत बड़े बड़े इसके टुकड़े होते हैं और एक ब्लैक कलर का होता है। इसका उपयोग पहले खाना बनाने के लिए किया जाता था और आज के समय में आपको ये खदानें, इसकी कोयले की खदानें जो हैं वहाँ पर ये आसानी से आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहले कोयले पे ही खाना बनाया जाता था और जो रेल के इंजन जो थे वह भी कोयले से चलते थे, तो वो लकड़ी वाले कोयले नहीं होते थे। ये अलग जो ज़मीन के नीचे पेड़ पौधों के दब जाने से जब उनके जो अवशेष बचे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। और ये वही कोल को ज़मीन के नीचे से खोद करके निकाला जाता है। इसीलिए कोल माइंस वर्ड आपने सुना होगा कभी, जो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की कई ब्लॉक्स में भी हैं, कई तहसीलों में हैं, कई गाँवों में कोयले की खदानें हैं, जिसमें कि परासिया और जामई जो है वो फेमस है यहाँ पर कोल माइंस के लिए। यहाँ पे कोयला खोद करके निकाला जाता है और बाहर भेजा जाता है। तो यहाँ पर पहले के समय में जो रेलगाड़ी चला करती थी उसके इंजन में भी कोयले का उपयोग होता था और कोयले के जलने से जो भाप बनती थी उससे इंजन बढ़ता था। फिर इसके बाद में इसका उपयोग थर्मल पावर में भी किया जाता था, जैसे विद्युत निर्माण में, साथ में थर्मल पावर प्लांट्स में विद्युत निर्माण में किया जाता था। और इसका उपयोग अलग अलग उद्योगों में भी कार्य के लिए किया जाता था, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। फिर इसके बाद में स्टोरी ऑफ कोल। अब कोल का कहानी क्या है भाई, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये हमें कहाँ से मिला, कैसे बना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। About 300 million years ago, the earth had dense forest and low-lying wetland areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil and form a soil deposit over them. They are compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel. तो ये कहानी ठीक वैसी है जिसके बारे में मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, सॉरी 3 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग
लाखों करोड़ वर्ष पूर्व जो बहुत घने जंगल थे पृथ्वी पर, जो है वो बहुत ज़्यादा घने जंगल हुआ करते थे और पूरा जो क्षेत्र था वो वनों से ढका हुआ होता था। लेकिन कुछ प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण, प्राकृतिक परिवर्तन जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना, बादल का फटना, बिजली का गिरना, ये क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। तो प्राकृतिक परिवर्तन या तो बाढ़ आई हुई होगी या तो भूकंप आया होगा, जिसके कारण ये वन के वन जो है वो मिट्टी के नीचे दब गए और जिसके कारण उनके ऊपर दूसरी मिट्टी की नई परत चढ़ते गई और धीरे धीरे दाब के कारण वहाँ पर ये जो जंगल है ये नीचे नीचे चले जाते गए और अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गए? ये मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है और ये जो कोल है इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन होता है, बहुत मुख्य मात्रा इसमें कार्बन का ही ये दूसरा रूप होता है। और ये जो धीमी प्रक्रिया है पेड़ पौधों से कोयले की बनने की, इसे हम कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण कहते हैं। बाद में ये जो चूँकि ये जो कोयला है ये मृत पेड़ पौधों के जीवाश्म से बना हुआ है, इसीलिए इसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे क्रेन है जो कि ज़मीन के नीचे से कोयले को निकाल करके भर रही है और या उसकी खुदाई भी कर रही है। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपको आपके ज़िले में ही अलग अलग जगह देखने के लिए मिलेंगे। आप शायद आपके ज़िले के ये प्रसिद्ध मंदिर हिंगलाज मंदिर गए हुए होंगे, तो उस एरिए में आपको ये आसानी से देखने मिल सकती है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को जलाया जाता है या हवा में जब कोयला जलता है तो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल tar एंड कोल गैस। अब इस कोयले का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है? तो कोल का उपयोग कोक यानी कि चारकोल बनाने में, कोल तार यानी कि डामर बनाने में और कोल गैस यानी कि कोयला गैस बनाने में इसका उपयोग होता है। अब कोक क्या है भाई? इसका प्रोडक्शन, जब इसकी सफाई होती है, इसको प्रोसेस में डाला जाता है कोयले को, तो ये 3 चीज़ें बनती है, चारकोल, कोल तार यानी कि डामर और कोल गैस। तो कोक का उपयोग जो है वो कोक जो है वो बिल्कुल एक टफ यानी कि कड़ा, पोरस यानी कि छिद्रयुक्त और काला पदार्थ होता है जो कि लगभग कार्बन का शुद्ध रूप होता है और इसका उपयोग स्टील के निर्माण में, स्टील जो है, स्टील और धातुओं के शोधन में, उसके जो धातुओं का शोधन होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब कोलतार क्या है? कोलतार एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, गाढ़े कलर का, आपने जिसका उपयोग देखा होगा रोड बनाने में किया जाता है। एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, गाढ़ा सा चिपचिपा होता है और इसकी सुगंध जो है वो अनप्लीजेंट यानी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, लगभग यह 200 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। Product obtaining from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। लगभग इसमें 200 पदार्थों से मिलकर के ये लिक्विड बना हुआ होता है। कोलतार का उपयोग हम अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनके निर्माण में करते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइस, संश्लेषित रंग, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स यानी कि जो फटाके वगैरह है, एक्सप्लोजिव वगैरह, उनका परफ्यूम्स में भी, प्लास्टिक के निर्माण में भी इस ब्लैक कलर के कोलतार का उपयोग होता है। पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, रूफिंग मटेरियल्स, छत निर्माण के भी जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके निर्माण में इस कोलतार यानी कि डामर का उपयोग किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली, नैफ्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल
moths and other insect are also obtained from coal tar। आपको पता है कि जो नैफ्थलीन बॉल है जिसका उपयोग हम कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, एक वो वाइट कलर की जो गोली आती है जिसको हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, नैफ्थलीन बॉल्स, इसका उपयोग कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, जिसको भी कोल तार यानी कि इस डामर से ही प्राप्त किया जाता है। आपको पता होगा इन दिनों बिटुमिन जो है वह भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कोल तार की जगह उपयोग होता है रोड बनाने में, फॉर मेटालिंग द रोड्स। रोड के ऊपर जो चिकनी परत डाली जाती है उसको बनाने के लिए बिटुमिन नामक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में है कोल गैस। कोल गैस जो है वो कोयले से कोक बनाते हैं, उस समय जो गैस निकलती है वही कोल गैस होती है और इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। कोल गैस वॉज यूज टू स्ट्रीट लाइटिंग। सबसे पहले कोल गैस का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया गया था। फर्स्ट टाइम इन लंदन में 1810 सन 1810 में सबसे पहले कोल गैस का उपयोग स्ट्रीट लाइट जलाने में किया गया था। एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820 और न्यूयॉर्क में 1820 में इसका उपयोग किया गया। नाउ-अ-डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। और आजकल इसका उपयोग लाइट की जगह ऊष्मा के लिए किया जाने लगा है। फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है पेट्रोलियम, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।